बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। डिजिटाइजेशन के इस दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। न घर बैठे देश विदेश में ट्रेडिंग करना, न नए लॉन्च हुए एप्स और टेक्निक्स के बारे में जानना, और न ही नई नई योजनाओं के यूज को लेकर डिजिटली साउंड होना, जिसे टेक सावी कहा जाता है। जरूरत है तो बस ई लर्निंग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम डिजिटल किसान का मकसद ही है आपको डिजिटली एजुकेट करना, जिसे आप बिना भाग दौड़ किए अपने सभी काम आसानी से अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकें। हमारे शो में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको ऑनलाइन एप्स और उन्हें कैसे यूज करें ये बताते हैं। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, इस सेगमेंट में हम ट्रेडिंग और बैंकिंग की बात करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकारी योजनाओं से लाभ, जहां हम आपको लेटेस्ट सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला के अपने प्रीवियस सेगमेंट में हम डिजिटल करेंसी पर बात कर रहे थे। ये टॉपिक इतना वास्ट है कि पिछली बार टाइम फ्रेम के चलते इस पर डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था, जिससे डिजिटल करेंसी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा नहीं हो पाई थी। इसलिए आज डिजिटल करेंसी पर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उन सभी पहलुओं को समझेंगे जिनका जानना आपके और हमारे दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। डिजिटल किसान कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं हमने बात की थी डिजिटल करेंसी को लेकर। इस बार फिर उसी पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि काफी सारे सवाल थे जो छूट गए थे। और शुरुआत करूंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। बताया जा रहा है जो डिजिटल करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। क्या है ये टेक्नोलॉजी? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो ब्लॉक के अंदर जाकर आपकी स्टोर होती है। ये ब्लॉक किया है जनरली एक एड्रेस से ब्लॉक होता है, जिसमें एक हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो उस ब्लॉक में जाकर स्टोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटल लेजर होता है ब्लॉकचेन, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर जाकर लेजर में जाकर स्टोर हो जाती है। तो ब्लॉकचेन जनरली एक तरीके से लेजर है, जिसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसके अंदर स्टोर होती हैं। हमने पिछली बार जाना था कि जो डिजिटल करेंसी है पर्सन टू पर्सन किस तरह से कर सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट किस तरह से कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने पिछला एपिसोड हमारा मिस कर दिया है, मैं चाहूंगी अनुज जी एक बार फिर से आप उनको ये बताएं। देखिए, जब हम जो अभी हम देखें तो आरबीआई ने 4 बैंक्स को अलाउ किया है, एसबीआई, आईसीआईसी, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। तो इन बैंक के थ्रू आप जो डिजिटल करेंसी है उसको इशू करा सकते हैं। ये प्रिंट मोड में नहीं है, ये आपके वॉलेट मोड में टोकन के जरिए आएगी और आप उसको अपने वॉलेट के थ्रू पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं और पर्सन टू मर्चेंट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर लगता है कि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको एक बड़ा अमाउंट ट्रेवल के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप उसको बैंक से इशू कराकर अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। तो एक तो खोने का डर नहीं है, चोरी का डर नहीं है, और आपको इजीली आप अपने वॉलेट को, अपने मोबाइल को आप इजीली कैरी करके जहां आपको ट्रांसफर करनी है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अलाउड है भारत के अंदर नवंबर 2022 से आप उसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो वॉलेट में जब हम पैसा रखेंगे तो जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं हमारे, उनमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी में क्या हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट का कुछ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको एक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप अगर आपके पास फिजिकल करेंसी पड़ी है तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं अपने डिजिटल करेंसी में, या फिर अगर आपको इशू करानी है करेंसी तो आप आरबीआई के थ्रू या इन 4 बैंक्स के थ्रू आप डिजिटल करेंसी को इशू करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सरकार के लिए भी, उनको नोट प्रिंट करना नहीं पड़ेगा, वो डिजिटल करेंसी के थ्रू करेंसी को इशू करेगी, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस पर अभी तक फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या ये डिजिटल करेंसी हर जगह एक्सेप्ट की जाएगी?
देखिए भारत के अंदर तो एक्सेप्टेबल है और साथ में कुछ फॉरेन करेंसीज भी हैं, कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस होंगी। हो सकता है कि आगे चलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरिया भी बने, जिसमें भी आप अपनी जो बल्क ट्रांजैक्शंस है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस के रूप में देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 100 देशों में ये चल रही है, मगर हमें लगता है कि इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है तो सभी जगह ये एक्सेप्टेबल होती हुई दिखाई देगी। जब डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो जाएगी और ये हर बंदा यूज करने लगेगा, उस वक्त पे किस तरह से आपको लगता है क्या जो फेक करेंसी वाला सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद हो जाएगा? जब हम फिजिकल करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे इशू आते हैं। फेक करेंसी की आती है, करेंसी खराब हो जाती है, वो भी इशू आता है। जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी करेंसी आरबीआई इशू करेगा उसका नोटिफिकेशन रहेगा, वो एक तरीके से जैसे आपका बैंकर नोट होता है वैसे ही वो काम करेगा। और इसमें फेक करेंसी का कोई भी सवाल नहीं है। आप इसको इजीली आप कैरी कर सकते हैं अपने वॉलेट के थ्रू, और इसको खराब होने का भी कोई चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे आपकी ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, फेक करेंसी रुकेगी, और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है वो सब यहाँ पर अवॉइड होता हुआ दिखाई देगा, और काफी इससे देखें तो इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। लार्ज स्केल पे समझना चाहें तो डिजिटल करेंसी जो एक बूम आएगा वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा हमारे कंट्री के लिए? देखिए अगर आप देखेंगे तो जब हमने डिजिटल पेमेंट की बात की थी तो हमने देखा था कि जब से पेटीएम, जब से यूपीआई, भीम यूपीआई, बैंक्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई हैं, तब से हमने देखा है कि भारत का जो बाजार है वो काफी अट्रैक्टिव हो गया है और लोगों की जो रीच है वो अब पहुंच चुकी है। तो वैसे ही जब डिजिटल करेंसी स्टार्ट हो जाएगा पूरे फॉर्म में, तो डेफिनेटली जो भारतीय बाजार है उनकी रीच बढ़ती हुई दिखाई देगी, कंज्यूमर की रीच बढ़ेगी, कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी, और साथ साथ कई ऐसे आवाम नए खुलेंगे जहां पर आपको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल करेंसी है वो भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इसको लॉन्च होना चाहिए और अच्छी लेवल पर मुझे लगता है कि ये आगे चल के भारत को लेके जाएगा। बिल्कुल। ट्रेडिंग के अगर एस्पेक्ट से समझा जाए तो किस तरह से बेनिफिशियल होगा डिजिटल करेंसी? देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगर आपको कहीं पेमेंट ट्रांसफर करनी है, आपको कुछ परचेजिंग करनी है, आपको अगर किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो आप डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं, इंस्पाइट क्या फिजिकल करेंसी को यूज करें। बिल्कुल। और अगर जब हम लेन देन की बात करते हैं तो कितना फिजिबल हो जाएगा डिजिटल करेंसी से लेन देन, स्पेशली जब हम बात करते हैं किसानों के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए कितना ये अच्छा रहेगा? जो भी सरकारी पेमेंट होंगी, जो उनको पेमेंट मिलती है सरकार की तरफ से, जो उनको अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, वो फिर डिजिटल में आना स्टार्ट होगा। जनरली हम देखते हैं कि कई हम खबर भी सुनते हैं कि किसान जनरली जब कैरी करके चलता है तो उनको डर रहता है कि उनको कोई पैसा लूट ना ले, उनका पैसा खो जाता है कई बार। तो मुझे लगता है कि जब डिजिटल करेंसी आएगी तो उनके वॉलेट में पेमेंट जमा रहेगी, वो अपने वॉलेट को थ्रू कर सकते हैं। आजकल अगर देखें तो किसान डिजिटल किसान हो गया है, वो मोबाइल अच्छी तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है, वो अपनी क्रॉप का प्राइस देखता है, सब कुछ वो अब डिजिटल देखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल करेंसी है ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद होगी, और उस डिजिटल करेंसी के थ्रू किसान अपनी जो भी पेमेंट्स का आदान प्रदान है वो यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, हमारे किसानों के लिए बेहद सुविधाजनक हो जाएगा जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी। और जो बीच में बिचौली होती है, मीडिएटर्स होते हैं, कई बार जो सरकार से उनको राशि मिलती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, लेकिन जब डिजिटल करेंसी का जो दौर है वो जारी होगा तो ये जो मीडिएटर्स हैं वो साइडलाइन अपने आप ही हो जाएंगे। यहाँ पे अनुज जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर देश भर की बात करें, अभी कुछ प्रदेशों में ये शुरू हुआ है, कब तक ये पूरा नेशन वाइड शुरू हो जाएगी डिजिटल करेंसी, क्या लगता है आपको? देखिए अभी तो फिलहाल 4 स्टेट्स में है, बट मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में हो सकता है कि बजट आने वाला है भारत का, इसमें कोई नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में हमने इश्यूज देखे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो शायद लोगों के इंटरेस्ट के चलते हो सकता है कि डिजिटल करेंसी को सरकार जल्दी ही पूरे नेशन वाइड इसको लॉन्च करे, और हो सकता है कि इसका कोई नोटिफिकेशन आपको आने वाले बजट में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर ये पूरे देश के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, आपने तमाम बेनिफिट्स गिनाए हैं हमें डिजिटल करेंसी के। अगर हम मार्केट की बात करें तो किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है डिजिटल करेंसी को लेकर? देखिए अभी तो फिलहाल ये मर्चेंट लेवल पर है, अभी उतना जो अवेयरनेस है वो शायद उतना नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में इसकी अवेयरनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी, और हो सकता है कि जैसे जैसे आगे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो इसका जो यूज है, जो उसका यूजर है वो काफी खुश होगा और इसको यूज करता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम भीम यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, जब डिजिटल करेंसी, क्योंकि वो खुद ही डिजिटल है, तो क्या इस तरह के जो एप्स है वो बंद हो जाएंगे या ये कुछ और नए फॉर्मेट में आ जाएंगे? आपका क्या लगता है दूर से अगर विजनरी उससे देखा जाए तो?
मुझे लगता है कि ऐसा बंद तो नहीं होंगे ऐप, हो सकता है कि जो ऐप्स हैं भीम यूपीआई ये भी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करें, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप डिजिटल करेंसी को यूज करना चाहते हैं या फिर आप अपनी भीम यूपीआई को ऐप यूज करना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों ऑप्शन से एक वर्सेटिलिटी मार्केट में आएगी, यूजर के पास ऑप्शंस होंगे, ट्रेड करने के ऑप्शन होंगे, उसके पास अपनी पेमेंट करने के लिए, तो दोनों ही ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल, आने वाला जो वक्त है वो पूरा हाईटेक होगा और आप पूरी तरह से डिजिटली लेन देन शुरू कर देंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आज ही से डिजिटली अपने आप को साउंड करें, जिसको कहते हैं टेक सेवी बने, और यही हमारा संदेश है। और इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी यही है कि आज ही से हम अपने किसानों को डिजिटली स्मार्ट बनाना शुरू कर दें। तो देखा आपने, करेंसी एक फायदे अनेक। तो इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्थनीति में। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डीडी किसान पर पेश हो रहे हमारे कार्यक्रम डिजिटल किसान के दूसरे सेगमेंट यानी अर्थनीति में। यहां आज हम बात करेंगे छोटे निवेश से बड़ा मुनाफा देने वाले एसआईपी यानी सिप के बारे में। तो अर्थनीति में आज हम बात कर रहे हैं सिप यानी, आप बताइए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। yes. तो क्या है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, जहां पर आप एक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम बात करें तो करीबन 40 लाख करोड़ का यह मार्केट है, जिसमें करीबन 7 से 8 लाख करोड़ एसआईपी के थ्रू मार्केट में पैसा लगता है। ये पैसा जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू लगता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मार्केट से रिलेटेड है तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि जब मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं तो आप वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से पैसा जो है वो आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, इसमें जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो वहां पर हम एक प्लान चूज करते हैं, एसआईपी जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमें एक डेट डिसाइड करनी होती है हर मंथ की, और इसके अंदर हमें एक अमाउंट डिसाइड करना होता है। तो ये अमाउंट और डेट हमारी फिक्स रहती है, और एक हमें टेन्योर डिसाइड करना होता है कि हमको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस टेन्योर में आपकी जो ईएमआई है, जिसको हम बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट एसआईपी की, वो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी अकाउंट से डिडक्ट होगी, और उसके अंदर आपका एज कंपेयर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इसमें डिपॉजिट होता चला जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो एक टेन्योर जो होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए इसको जनरली रखते हैं। जी, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अनुज जी जिनकी जरूरत होती है एसआईपी में? देखिए, एसआईपी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गई, आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो सब इसमें मेंशन होती है। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप बैंकिंग के लिए यूज करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। बिल्कुल, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस नॉर्मल ट्रेडिंग से जब हम सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना रिस्क कम हो जाता है और क्यों हो जाता है? देखिए, ट्रेडिंग जब हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है। जबकि एसआईपी की अगर बात करें तो वहां पर बीच में एक फंड मैनेजर आता है जो हमारे फंड को, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड है उसको मैनेज करता है अपने तरीके से, अपनी एक्सपर्टाइज से। तो यहाँ पर एक फर्क ये है कि जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां पर हमको खुद फंड मैनेज करना पड़ता है, जबकि एसआईपी के थ्रू अगर हम कोई प्लान लेते हैं तो उस प्लान का जो फंड मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट होता है उस मार्केट का, और वो उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम अपनी जो ईएमआई है, जो हमारा इंस्टॉलमेंट है, उसको हम मेंटेन रखें। बाकी इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन है वो फंड मैनेजर लेता है। ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट आपकी इजीली हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर नुकसान की बात करें इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल ट्रेडिंग, तो सिप में पैसा लगाने का क्या कुछ नुकसान हो सकता है?
देखिए, नुकसान की अगर बात करें, क्योंकि अगर आप एसआईपी की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको हर लेवल पर एंट्री मिले। अगर सपोज मार्केट नीचे गिरता भी है तो हर निचले स्तरों पर आपकी मार्केट में एवरेजिंग होती चली जाएगी, और जैसे ही मार्केट हल्का सा भी बढ़ेगा ऊपर में तो आपको तुरंत प्रॉफिट दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एसआईपी का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर गिरती मार्केट है या अगर मंदे का मार्केट चल रहा है या मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो उस डाउन मार्केट में हर लेवल पर आपकी एंट्री मिले, जिससे आपके पोर्टफोलियो में नुकसान ना हो। बिल्कुल, आपने जैसे बोला है कि इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, अगर उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेना चाहें तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, अगर जैसे मैंने बताया कि 1 साल, 3 साल, 5 साल का मैच्योरिटी इसमें होता है, और जनरली लोग इसको प्रेफर करते हैं। जो हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप 3 साल से लेकर 5 साल के लिए पैसा इसमें डालें। मगर अगर आपको बीच में अगर इसको मैच्योर कराना है तो आप करा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसमें आपको जो डिडक्टेड है वो अमाउंट उसमें डिडक्ट होता है। मगर एडवाइस ये रहती है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप ऐसे अमाउंट को एसआईपी करें जो कि आपको रिक्वायरमेंट ना हो, एटलीस्ट 5 साल के बाद या 3 साल के बाद उसको रिक्वायरमेंट करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि हिस्टोरिकली एसआईपी के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। जिस तरीके का एयूएम यहाँ पे बढ़ रहा है और लोगों का दिलचस्पी यहाँ पे बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें और इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, जब हम सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत खास तौर से ख्याल में रखना है? देखिए, सिप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो प्लान देखना बहुत जरूरी है कि आप किस कंपनी में या किस बैंक में आप एसआईपी कर रहे हैं। उस प्लान के अंदर कौन फंड मैनेजर है ये देखना बहुत जरूरी है। साथ में ये देखना बहुत जरूरी है कि उस प्लान में अभी तक कितने रिटर्न्स मिले हैं और उस प्लान का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा है, उस प्लान के अंदर कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाता है। तो अगर जब आप ये सब देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी जो प्लान है वो कितना आपके लिए फ्रूटफुल है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरली एसआईपी की अगर हम बात करते हैं लोग मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एसआईपी के अंदर जो प्लान है वो कितना मिनिमम अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है। जनरली हम देखें तो कुछ प्लान ऐसे भी है जहां पर आप 100 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं हर चीज का अपना कुछ फायदा होता है और नुकसान भी होता है, क्योंकि फायदे अपने सिप के हमें गिना दिए हैं। अगर नुकसान की बात करें या रिस्क की बात करें तो वो क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, टोटली पैसा जो है वो इनडायरेक्टली मार्केट में लगता है, तो मार्केट का रिस्क तो हमेशा रहता ही है। मगर एसआईपी के अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल पर हम जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जब हम भारतीय बाजारों की बात करें तो जो शेयर बाजार है वो एक इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं, और ये आगे चलकर हमें लगता है कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जो मार्केट है वो ग्रोइंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। तो हमारा मानना है कि आगे जो हमारा सेंसेक्स है या हमारा जो भारतीय शेयर बाजार है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजारों में कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा रिस्क प्रोफाइल है, जो हमारा रिस्क है मार्केट में, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जो सिप है और जो म्यूचुअल फंड्स हैं किस तरह से कोरिलेटेड हैं? इज देयर एनी लिंक बिटवीन देम? देखिए, बिल्कुल, जो म्यूचुअल फंड है वहां पर 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक मुश्त इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी एक माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड का ही एक तरह से हम कह सकते हैं पार्ट है। अगर हम इसके रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो वो कौन है? देखिए, इसकी जो रेगुलेटरी वो एमफी है, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, वो इसमें इसको रेगुलेट करती है, और जो भी इसके अंदर स्टेप्स होते हैं वो एमफी के थ्रू लिए जाते हैं। जी, और अगर बात करें सेबी का इसमें कुछ रोल रहता है? देखिए, डेफिनेटली सेबी जो है स्टॉक मार्केट को कोरिलेट करती है, सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही एक मिला जुला प्रयास है कि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग्स है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो सेबी है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो दोनों के ही मिले जुले होने की वजह से, दोनों के ही सार्थक प्रयास से जो बाजार है वो आगे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेडिंग में हमें ब्रोकर की जरूरत होती है, क्या इस प्लान को लेने के लिए सिप में इन्वेस्टमेंट के लिए भी किसी मीडिएटर की जरूरत फिर पड़ती है हमें? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई मीडिएटर मिल रहा है तो आप मीडिएटर के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जाकर अप्रोच कर सकते हैं। बैंक्स में भी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप डायरेक्ट किसी भी बैंक में जाकर, नहीं तो कई कंपनीज हैं जो एएमसी कंपनीज हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको आप जाकर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, आप ब्रोकर के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी जाकर कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको पूरा फैसिलिटी वो करते हैं। बिल्कुल, सिप के अंदर हमने 2 तरह के प्लान सुने हैं, एक तो है डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में और क्या है दोनों, पहले तो यही समझना चाहेंगे। देखिए, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या फर्क है कि सिर्फ अगर डायरेक्ट प्लान जो है आपका
वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान है। रेगुलर प्लान जो है वो आप जो रेगुलर आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं वो आपका प्लान होता है। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिएटर का फर्क है यहाँ पर। हालांकि अगर आप डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे तो डायरेक्ट प्लान में आपको जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 1-8% का फर्क होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज प्लान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम पीरियड देखना पड़ता है, तो सिप में इन्वेस्टमेंट का सही समय क्या है? देखिए, सिप का जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो आप अगर आप लंबी अवधि के लिए इसको रखते हैं तो वहां पे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का जो मेन मोटिव है कि आप लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रहें और मार्केट की जो उतार चढ़ाव है, हर उतार चढ़ाव में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो। तो इसलिए अगर आप लंबी अवधि के लिए प्लान को चुनते हैं तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और जनरली हमें लगता है कि जब मार्केट उतार चढ़ाव के मोड पे चढ़ रहा हो या फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तब आप लगा सकते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो तब आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की खूबसूरती ये है कि हर लेवल पर हर उतार चढ़ाव में आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल, जब हम कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने की जरूरत होती है जो बेहद जरूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए? देखिए, जब हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में देखें, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देखें, कंपनी की प्रोफाइलिंग को देखें, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखें, कंपनी की सर्विसिंग कैसी है वो देखें, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको देखें और कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी की क्या बैड डेट्स हैं उसको आप देखें। और उसके बाद आप कंपनी को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कितनी है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 तरीके हैं इसको आप फॉलो करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं। आजकल काफी सारे ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड बताती हैं कंपनीज का, लेकिन वो जो ग्राफिकल डाटा होता है उसको पढ़ने का क्या तरीका है? क्योंकि काफी सारे लोग हैं उसको रीड ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते वो ग्राफिकल डाटा को। देखिए, ग्राफिकल डाटा जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, जिसमें उस कंपनी का जो प्राइस होता है वो टेक्निकल चार्ट्स के फॉर्म में ऐप में आता है। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप उसकी एक नॉलेज ले सकते हैं। जो नॉलेज है वो नेट पे बहुत अवेलेबल है, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करके या किसी एक्सपर्ट से आप उसको बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपको एक मार्केट के ट्रेंड के बारे में और उस कंपनी के प्राइस ट्रेंड के बारे में बताएगा। तो एक नजरिया है, एक जरिया है वो कंपनी के प्राइस को ट्रैक करने का हिस्टोरिकली। बिल्कुल, थोड़ा सा सिप से अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है और मेरे जहन में आ रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो गोल्ड का रेट है वो किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो एक करेंसी है, ग्लोबल करेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अगर प्राइस उतार चढ़ाव में होते हैं तो हम देखते हैं जनरली उससे करेंसी जो है इफेक्ट होती है। अगर आपका गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो हम देखते हैं जनरली डॉलर का प्राइस नीचे आता है, और जब डॉलर का प्राइस ऊपर जाता है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आता है। क्योंकि जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली अपने एसेट क्लास में पैसा पार्क करते हैं, तो कई बार वो डॉलर के अंदर पैसा लगाते हैं, कई बार वो गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। और गोल्ड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स काफी परचेज करते हैं। हमने भी रिसेंटली देखा करीबन 400 टन के आसपास सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड परचेज किया है। तो गोल्ड एक तरीके से वेल्थ का पार्ट है, और जब हम गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं तो करेंसी के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है जो कि डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो गोल्ड और करेंसी की अगर बात करें तो थोड़ा सा उनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। जी, तो राइट टाइम क्या है अनुज जी? जब गोल्ड नीचे जा रहा हो तब हमें शेयर मार्केट में उतरना चाहिए, या गोल्ड जब ऊपर जा रहा हो तब? देखिए, दोनों ही तरीके इन्वेस्टमेंट करने के अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो दोनों का ट्रेंड सिमिलर रहा है। हमारा सेंसेक्स भी आप देखेंगे कि इस साल बढ़ा है और गोल्ड भी हमारा इस साल बढ़ा है। तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही प्रोडक्ट बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ इनवर्स आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको इनवर्स देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड एक वेल्थ का पार्ट है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाता है। तो दोनों के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेस्ड की आपका जो फंडामेंटल फैक्टर है या इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है उसको आप नजर में लगा के देख सकते हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में गोल्ड ने करीबन 13% का रिटर्न दिया है, जो कि शेयर बाजार से ज्यादा है। वहीं अगर आप शेयर बाजार की बात करेंगे तो वहां पे 4 से 5% का रिटर्न देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मार्केटों ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और दोनों ही मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अगर हम बात करें तो लंबी अवधि में रिटर्न अच्छे देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी आज हमारे एक्सपर्ट अनुज जी ने हमें दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप काफी समय से ये सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए और ट्रेडिंग में आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े से घबराए हुए थे, तो मुझे लगता है जो सिप है वो एक अच्छा जरिया हो सकता है आपके लिए। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। थैंक यू सो मच। तो जाना आपने कि कैसे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के जरिए आप सिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
घड़ी की सुइयों का इशारा है कि यहाँ पर एक और ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में। ब्रेक के बाद सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीडी किसान पर प्रसारित हो रही हमारी डिजिटल किसान की पेशकश के तीसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज हम आपको बता रहे हैं ई श्रम योजना के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ के आसपास जा पहुंची है और हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में रह रहे हैं। इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है और दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत में ऐसे श्रमिकों की संख्या 38 करोड़ से भी ऊपर है। ये संख्या देश के कुल कार्यबल का 88% है। अब सवाल उठता है कि असंगठित श्रमिक है कौन? मनरेगा कामगार, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर असंगठित श्रमिकों में गिने जाते हैं। इनके अलावा निर्माण, बीड़ी, हथकरघा, आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा है। ये श्रमिक भले ही सामाजिक रूप से हाशिए पर नजर आते हों, मगर देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी सच है कि हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और इसमें असंगठित मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इनका डेटाबेस तैयार कर रही है और इसी डेटाबेस के आधार पर इन्हें ई श्रम कार्ड दे रही है। डेटाबेस के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल बनाया गया है और इस काम में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की मदद ली जा रही है। इसी पोर्टल पर असंगठित मजदूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ई श्रम कार्ड प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से करार किया है। देश भर में फैले CSC के 4 लाख से भी ज्यादा सेंटर इस काम में जुटे हुए हैं। इनके अलावा चुनिंदा डाकघरों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकारों का फील्ड ऑफिसर भी ये काम कर सकता है। ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। इसका मकसद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही वजह है ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ कभी भी और कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड धारक को दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए का बीमा होगा, जबकि आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान है। आधार कार्ड की तरह ही ई श्रम का भी 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन कोई भी असंगठित मजदूर करा सकता है, बस उसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो और वो इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला ना हो और ना ही EPFO या AFIC का सदस्य हो। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के समय आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। तब से अब तक 26 करोड़ 43 लाख 73,162 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 8 करोड़ 20 लाख रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से, 2 करोड़ 80 लाख बिहार से और 2 करोड़ 50 लाख पश्चिम बंगाल से हुए हैं। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम में हमने आज डिजिटल करेंसी और SIP से जुड़ी जो जानकारी दी है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं या हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।